भारतीय इतिहास के कुछ विषय। क्लास 12 भाग 2। विषय 7। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। हम लोग पॉइंट 4 तक पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट है 5। प्रमुख बिंदु है धार्मिक केंद्र। राजधानी का चयन। अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं। ठीक है, तो ये स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियाँ रामायण में उल्लिखित, जो रामायण में वर्णन किया गया है कि बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थी। ठीक है, और एक अन्य मान्यता के अनुसार स्थानीय मारुति देवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष, जो राज्य के संरक्षक देवता माने जाते थे तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं। पहले भी मैंने बतलाया था कि विष्णु और शिव का रूप, कई रूप हैं इनके, अलग अलग रूपों में इनकी पूजा अलग अलग जगहों पर की जाती रही है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है। हमारे यहाँ जो भी देवी देवता के पूजा किए जाते हैं वह प्रकृति से जोड़ करके किए जाते हैं। उनकी संबंधता प्रकृति से रहती है और हम प्रकृति को एक देवता के रूप में पूजा करते हैं। न केवल प्रकृति की ही पूजा करते हैं, अपितु अदृश्य ब्रह्मांड की भी कल्पना करके उसकी भी पूजा करते हैं। से विवाह के लिए तप किया था। ठीक है, विरूपाक्ष। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले हैं। पूर्वकालिक का मतलब होता है विजयनगर के काल से पहले के काल का जैन मंदिर भी मिला है। और हम दूसरे शब्दों में इसको ऐसे समझें कि यह क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबंध था। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में अन्य एक ही धर्म के अन्य संप्रदाय के लोग भी अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार इन पहाड़ियों की पूजा करते थे। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है। जरा समझिए कि मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है, जो पल्लव, चालुक्य, होयसल तथा चोल वंशों तक जाता है। और आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण में सहायता करते थे। तो क्यों जोड़ते थे ये अपने आप को ईश्वर से? क्योंकि इन्हें जनता की नज़र में अपने आप को ईश्वर तुल्य राजा दिखाना था। ये बिल्कुल ही अलौकिक राजा हैं। ठीक है, लौकिक नहीं, अलौकिक से जोड़ते थे ये। अक्सर देवता को व्यक्त या अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था। मंदिर शिक्षा के केंद्रों के रूप में भी कार्य करते थे। शासक और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि या अन्य संपदा दान में देते थे। अब समझिए कि मंदिर में शिक्षा लेने कौन जाते होंगे और कौन पढ़ते होंगे। ठीक है, क्योंकि उस वक्त के दौर में मंदिर शिक्षा का केंद्र भी हुआ करता था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये शिक्षा सर्वसुलभ नहीं थी। ये शिक्षा कुछ ही वर्गों तक सीमित था और ये विशेष वर्ग के लोगों तक सीमित था। ठीक है, आम लोग इससे महरूम थे, आम लोग इस शिक्षा से वंचित थे। जिन्हें इस शिक्षा को पाना था वे ही वंचित रहते थे। अतएव मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। शासकों के दृष्टिकोण से मंदिरों का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव अपनी सत्ता, संपत्ति, निष्ठा के लिए समर्थन और मान्यता के लिए महत्वपूर्ण साधन था। वह
माध्यम था। चूँकि जनता मंदिर की तरफ आकर्षित थी, आज भी देखिए मास लेवल पर लोग मंदिरों में ही अपनी पूजा आराधना करने जाते हैं। लेकिन जब कोई शासक उस मंदिर की महत्ता बढ़ा दे, ठीक है, तब शासक की महत्ता ईश्वर तुल्य के समान बढ़ने लगता है। नतीजा क्या होता है, लोग यहाँ भ्रमवश मंदिर के साथ साथ शासकों की भी पूजा करना चालू कर देते हैं गॉड मान करके। इन दोनों बातों में थोड़ा फर्क समझना होगा। यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन जहाँ विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिरों के पास किया गया था, जो बिल्कुल ही यह मंदिर अस्तित्व में था। यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। ये शासक अपने आप को कहते थे कि जो विरूपाक्ष देव हैं, उन्होंने ही मुझे इस क्षेत्र के लोगों पर शासन करने के लिए अवतरित किए हैं, ऐसा उनका मानना था। सभी राजकीय आदेश, राजा जितने भी प्रकार के अपने कार्य करते थे, वो सारे आदेश, ठीक है, सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। यहाँ से वे शुरू करते थे। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध हिंदू सूरत राणा का प्रयोग भी करते थे। ये सिर्फ उपाधि है और यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान, जिसका अर्थ है राजा, तो हिंदू सूरत राणा शब्द का भी अर्थ है राजा, का संस्कृत अनुवाद था। राजा का संस्कृत अनुवाद था और शाब्दिक रूप में इसका अर्थ था हिंदू सुल्तान। हिंदू सूरत राणा, हिंदू सुल्तान, ठीक है, और इन शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है राजा। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, अपने से पीछे वाली परंपरा को बिल्कुल अपनाया। चूँकि इन्हें प्रशासन चलाने का कोई अनुभव नहीं था, तो इन्होंने पहले से चली आ रही प्रशासनिक व्यवस्था को अपने में समाहित कर लिया। उनमें से कुछ को सुधार करके नवीन तत्वों को डाला और उन्हें आगे विकसित किया। अब राजकीय प्रतिकृति मूर्तियाँ मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी और राजा की मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर पर माना जाने लगा, जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उसके साथ जाते थे। ठीक है, आकाश से लिया गया विरूपाक्ष मंदिर का एक दृश्य। गोपुरम और मंडप मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में आते हैं, यानी और भी कुछ नए कला का नमूना आपको मिलेगा। इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं जो राजकीय सत्ता का परिचायक था, राजकीय सत्ता का संकेत था, सिंबल था, ठीक है, शामिल है। इनका सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम चित्र 7.7 में दिया गया है, अथवा राजकीय प्रवेश द्वार भी थे, जो अक्सर केंद्रीय दिवालयों की मीनारों को बौना प्रतीत कराते थे और जो लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत देते थे। मैंने इससे पिछले क्लासेस में आपको यही बातें कहा था कि जो गोपुरम बनाया जाता है वह पिलर पर, वह स्तंभ पर खड़ा रहता है और उस पर जो नक्काशी किए जाते हैं वह स्थापत्य कला का नमूना है। साथ ही पिलर के ऊपर जो गुंबदाकार नुमा बनाया जाता है आकृति, ठीक है, जो इस्लामिक शैली का स्थापत्य कला शैली का नमूना है और वहीं से लिया गया, ठीक है, और मंदिर नुमा आकृति ये हिंदू स्थापत्य कला का नमूना है। तो इसमें दोनों शैली को मिला करके जो बनाया जाता है गोपुरम, वह दूर से जब आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि वहाँ कोई मंदिर है या वहाँ कोई मस्जिद है, लेकिन जब आप उसके नज़दीक जाएंगे तो पता चलेगा
कि यह न तो कोई मंदिर है और ना ही कोई मस्जिद है, बल्कि यह राजकीय प्रवेश द्वार है। ठीक है। इतनी ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीक और कौशल जुटाने में सक्षम थे शासक। ठीक है, कौन सक्षम थे? शासक। दरअसल इतने बड़े बड़े विशाल गुंबद का निर्माण जो शासक करवाते थे, गोपुरम का निर्माण जो करवाते थे, ये वस्तुतः उनकी शक्ति प्रदर्शन का एक नतीजा था। अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों में से मंडप और लंबे स्तंभों वाले गलियारे, आपको बहुत दूर दूर तक आपको मिलेंगे गलियारा बनाया हुआ और बिल्कुल पिलर पर खड़ा है। ठीक है, जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवस्थल, देवता स्थल के चारों ओर बने हैं। कभी जाएंगे साउथ इंडिया की तरफ तो आप देखेंगे पुरी का जगन्नाथ मंदिर या विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, तो वहाँ आपको मिलेगा कि बहुत सारे पिलर पास पास में हैं और बहुत ऊंची मंदिर बनी हुई है। हम अब दो मंदिरों को और सूक्ष्मता से देखते हैं। नंबर 1 विरूपाक्ष मंदिर और नंबर 2 विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। इसका मतलब है उसको बनाने में कई सौ साल लगा था। ठीक है, कई साल लग गए होंगे। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर, जो पुराना मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर जहां उसकी नींव रखी गई होगी या जो नींव रखी गई, वह 9वीं से 10वीं शताब्दियों का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था। तो ठीक यहाँ पर आपके किताब में लिखा गया है कि इन मंदिरों को बनाने में कई शताब्दियों में हुआ है निर्माण इसका, यानी कई सदियों में इसका निर्माण हुआ। एक शासक ने बना के कुछ छोड़ा तो दूसरे शासक ने उसी मंदिर को और जीर्णोद्धार करके और बेहतर तरीके से बनाया। फिर उस अगला जो वंश आता है वह उसमें सुधार करके बनाता है। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था और इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों से सजाया गया था। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है और इन परिवर्धनों का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे भाग तक सीमित रह गया था। जो मुख्य मंदिर था, जहां ठहरने के स्थान थे, वहां पिलर बना बना करके एकदम जगह को छोटा कर दिया गया। विरूपाक्ष मंदिर का एक नक्शा देखिए, दैवीय विवाहों के आयोजन में प्रयुक्त होने वाला एक कल्याण मंडप ऊपर में है। ये बिल्कुल नक्काशी का प्रतिमा है। मूर्तियों वाले स्तंभ का एक रेखा चित्र, देखिए कितने अच्छे तरीके से नक्काशी किए जाते थे। सारे के सारे स्टोन हैं, कितनी बारीकी से कितने कारीगर ने काम किया होगा और उनके टेक्निक की सफाई कितना अच्छा तरीके से है किया हुआ, इस पर ज़रा गौर कीजिए। इसका मतलब है कि उस वक्त के कारीगर बहुत ही तन मन धन से कार्य करते होंगे और खूबसूरती एकदम खूबसूरत लगता है। जैसे ये ज्योमेट्रिक डिजाइन में इनको ट्रेंड किया गया है, इस रूप में देखिए चित्र बनाया गया है। ये कला का नमूना होता है। और जब उस वक्त उस दौर में कलाकार इतने अच्छे थे, ठीक है, जो बहुत ही बारीकी से शरीर का अगर फोटो बनाया हुआ है मनुष्य का, तो हाथ का, आँख का समंजन, ठीक है, कैसे उसकी भाव भंगिमा होगी, ठीक है, ये सब कुछ एकदम तरीके से इसको कसीदा गया है, उकेरा गया है। ठीक है, इस कला में यही आपको देखने को मिलेगा। मंदिर के सभागारों का प्रयोग अनेक प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता रहा होगा। ठीक है, इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियां, संगीत, गाने बजाने का काम, नृत्य, नाचने का, नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। अन्य सभागारों का प्रयोग, यानी सभा मंडप उसके अंदर में बना हुआ होता था और हर सभा मंडप का अपना अपना एक अलग अलग कार्य के लिए बनाया गया था, अपना अपना एक अलग उद्देश्य के लिए बनाया गया था। जिसमें से आप पा रहे हैं कि एक सभागार में
मूर्तियाँ, संगीत, नृत्य और नाटक के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए बनाया गया था। यानी देवताओं की मूर्तियाँ वहाँ रखी होती थी और लोग वहाँ पर मनोरंजन करते थे, गाने बजाने काम करते थे, डांस करते थे, ठीक है, नाटक भी करते थे। और दूसरे में क्या था कि देवी देवता का वे विवाह करवाते थे। जैसा आज आप देखते हैं ना, बलराम सुभद्रा का, ठीक है, उड़ीसा का पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा जो अभी कुछ ही दिनों पहले यानी 21 तारीख को शायद होना था, ठीक है, ये। लेकिन सोचने वाली बात है, हम देवी देवताओं के विवाह कैसे करा सकते हैं जब हमारे देवी देवता और गॉड अदृश्य हैं, उन्हें देख नहीं पाते हैं। तो इन निर्जीव वस्तुओं में हम कैसे इनको हम विवाह कराते हैं और किस तरह से इनके विवाह के नाम पर कितने खर्चे करते हैं, क्या मानसिक परेशानियां उठानी पड़ती है, कितने लोगों को उठानी पड़ती है। अब हमें ज़रा इस पर भी गौर करना पड़ेगा। मंदिर जाने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं मंदिर में आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति बल देना चाह रहा हूँ कि जो बिल्कुल आध्यात्मिक चीज़ हैं, जहाँ पर कोई कर्मकांड नहीं हो, जहाँ पर कोई राग द्वेष की भेदभाव भावना नहीं हो, ठीक है, भेदभाव परक ना किया जाता हो, ऊंच नीच का भेदभाव ना किया जाए। मंदिरों में प्रवेश से संबंधित जो विवाद अक्सर आते रहते हैं कि महिलाओं का प्रवेश नहीं होगा तो नीची जातियों का प्रवेश नहीं होगा, ये सब विवाद जो हैं ये झूठे हैं। ये सब विवाद जो हैं कर्मकांड के अनुरूप बनाए गए हैं और ये सब विवाद नहीं होना चाहिए। जब गॉड एक हैं तो सभी मानव गॉड के साथ एक हैं और सबके लिए गॉड वही हैं। तो हम क्यों इन मंदिरों में भेदभाव परक भावनाएं को रख करके इन लकड़ी के या पत्थर की मूर्तियों को हम शादी करवाएं? क्यों हम इस तरह की भेदभाव परक बातें करें? हाल ही में महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश के मंदिरों में ये विवादें आई थी। दूसरा देवस्थल है विट्ठल मंदिर। यहाँ भी एक रोचक है कि यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु का ही एक रूप है। और इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का एक परिचायक था जिनसे एक साम्राज्यिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। मतलब विजयनगर के शासक अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, ठीक है, अपने साम्राज्य के विनाश को रोकने के लिए और अपने साम्राज्य के लोगों में एक विशेष संस्कृति के निर्माण के लिए उन्होंने अलग अलग परंपरा को आत्मसात किया, मतलब अपने दिल में ग्रहण किया और सबके दिल में बसा दिया। वह अब किस रूप में है? तो विष्णु भगवान की पूजा यहाँ देवता जो है विट्ठल के रूप में किया जाने लगा। अब कौन सी परंपरा थी? कहता है अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है। ठीक है, मंदिर परिसरों की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि रथ गलियां हैं जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती है और इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था और इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। जिस प्रकार नायकों ने किलेबंदी की परंपराओं को जारी रखा था, किलेबंदी की, और अधिक उसको व्यापक बना दिया। ठीक है, मतलब एक भवन है, उसके चारों तरफ घेरा है, फिर उसके कुछ डिस्टेंस के बाद पुनः उन्होंने किले का निर्माण करवाया, वो अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक वैसा ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में भी जारी रखा और शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि कुछ सबसे बिल्कुल ही दर्शनीय, मतलब मनोरम, सुंदर, ठीक है, गोपुरम का निर्माण स्थानीय नायक के द्वारा ही किया गया। देखिए विट्ठल मंदिर का रथ ये बिल्कुल इस रूप में निर्माण किया गया है जैसे ऊपर से देखने पर ये लगता है कि मंदिर बिल्कुल रथ पर ही खड़ा है और कहीं भी इस रथ को हम खींच करके ले जाएंगे तो मंदिर भी साथ साथ में चली जाएगी। अब सोचिए कितने गहन तरीके से, कितनी मेहनत करके कारीगरों ने इस रथ का निर्माण किया और कितने बड़े पत्थर को इन्होंने लाके काटा होगा। ठीक है, ये एक टेक्निक का प्रमाण है। फिर देखिए मंदिरों का नक्काशी कैसे किए हुए हैं और इसी रथ के ऊपर चबूतरा बना हुआ है
और चबूतरे में 2-3 तरह की नक्काशी दिखाई पड़ रहे हैं। चबूतरे के ऊपर फिर एक चबूतरा है, उसके ऊपर फिर एक चबूतरा है, और तत्पश्चात उसके बाद वहाँ पिलर बनाया गया है। और जो गर्भगृह है वो मंदिर का सबसे टॉप मोस्ट चबूतरा है जो हमें दिखाई पड़ रहा है। और उस चबूतरे पर देखिए लेफ्ट और राइट पिलर बना गया है, ठीक है। और ये जो पिलर है वो बिल्कुल ही हमको लगता है कि स्टोन का ही होगा, और इसके ऊपर छत बनाया गया है और सारे में नक्काशी किया गया है। दूसरी तरफ देखिए ये पिलर्स कितने पास पास होते थे। जिंजी का झुलता मंडप, ये पिलर की हाइट को देखिए, उतने हाइट पर ऊंचे ऊंचे पिलर का निर्माण करना उस समय के ज़माने में एक कठिन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां रही होगी। फिर भी लोग बड़े ही सहज ढंग से उन परिस्थितियों को झेलते हुए और इस तरह के पिलर और मंदिर का निर्माण किया। देखिए यहाँ पर देखिए ये मंदिर बिल्कुल ही पिलर पर खड़ा है और मंदिर के ऊपर मंदिर है और असंख्य छोटी छोटी मंदिरों का निर्माण इनके गुंबदाकार जो दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर किया गया है। कभी आप जाएंगे तमिलनाडु की तरफ तो आप पाएंगे, कभी महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे तो वहाँ के मंदिरों को देखेंगे। महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन ये पॉइंट 6 में है। हमने विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया है और फोटोग्राफ, नक्शे, संरचनाओं के खड़े रेखाचित्र तथा मूर्तियाँ, यह सब कैसे खोजा गया। हॉल्ट मैकेंजी द्वारा किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षण के बाद यात्रा वृत्तांत, यानी जो विदेशी यात्री आए उन्होंने जो कुछ लिखा अपने डायरी में, उनकी जानकारियों से और अभिलेखों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। हमने इस पर पहले भी चर्चा कर लिया था कि किस तरह से विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों का अध्ययन करने के लिए स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो स्रोत आपके पास 2 तरह के स्रोत मैंने फिर से बता दिया था और फिर से मैं बता दे रहा हूँ। एक पुरातात्विक स्रोत है और एक है साहित्यिक स्रोत है, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत में आपने पढ़ा था स्थापत्य कला, ठीक है, और अभिलेखों की जानकारी। बाकी साहित्यिक स्रोत में आ जाते हैं। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक का पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। 1976 ईस्वी में हम्पी को एक राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में चिन्हित किया गया, ठीक है। और इस स्थल की देखरेख भारतीय ESI करती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। इनके अंडर में ही इन सारे राष्ट्रीय धरोहरों की देखरेख होती है। लेकिन उसके बाद 1980 के दशक के आरंभ में अनेक प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से और व्यापक तथा गहन सर्वेक्षण के माध्यम से उस पर तेजी लाया गया, शोध के काम आगे बढ़ाए गए और जहाँ भी उनके अभिलेख बिखरे हुए थे, जहाँ भी पांडुलिपि के रूप में लिखा हुआ वृत्तांत था, उन सब के खोज में लग गए और तत्पश्चात उन सब को टैली करके एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया, ठीक है, और जानकारी इकट्ठा की। इस विशद प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से को बारीकी से देखते हैं हम, और वह कौन सा है, तो मानचित्र निर्माण। पहला चरण इसका यह था कि संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया, यानी विजयनगर के संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया और प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया। फिर इन छोटे वर्गों को पुनः और भी छोटे वर्गों के समूह में बांटा गया, यानी मानचित्र बनाने की कला को समझिए। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था, आगे फिर छोटे वर्गों को और छोटी इकाइयों में बांट दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से तैयार किए गए थे और इनसे हजारों संरचनाओं के अंशों, छोटे देवस्थलों यानी देवता वाले स्थल और आवासों से लेकर बड़े बड़े मंदिरों तक
को पुनः उजागर किया, ठीक है, और खोजा गया। साथ ही उनका लेखनबद्ध किया गया, लिखा गया। इन सब के कारण सड़कों, रास्तों और बाजारों आदि के अवशेषों को, ठीक है, पुनः प्राप्त किया जा सका विजयनगर साम्राज्य के, ठीक है। इन सभी की स्थिति की पहचान स्तंभ, आधारों और मंचों के माध्यम से की गई। एक समय जो बाजार जीवंत थे, उनका बस अब यही कुछ बचा है। जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल तथा एम.एस. नागराज राव, जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया, ने जो लिखा वह याद रखना महत्वपूर्ण है। विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में, ठीक है, हमें नष्ट हो चुकी लकड़ियों की वस्तुएं, स्तंभ, ठीक है, टेक, ब्रैकेट, ठीक है, धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग तथा मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है, जो प्लास्टर से सजाए गए और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित थे। तो जरा समझिए इस बात को यहाँ पर कि उस बड़े बड़े मंदिर के निर्माण में बड़े बड़े लकड़ियों को भी लगाया गया था और मोटी मोटी लकड़ियों की सीलें लगाई गई थी, काट कर लगाया गया था, ठीक है, उसमें नक्काशी किया गया था। धरन करने का मतलब आज हमारे जो मिट्टी वाले घर में धारन होता है लकड़ी का, जिस पर सपोर्ट देते हैं छत को, उसे हम लोग धारन कहते हैं, ठीक है। और भीतरी छत में जो तख्त लटकाया जाता था, गुंबदनुमा आकृति बनाया जाता होगा, उसमें नक्काशी किए गए होंगे। ये सब बिल्कुल ही एक आर्किटेक्चर्स को पढ़ करके और कल्पना करके उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। हालांकि लकड़ी की संरचनाएं अब नहीं हैं और केवल पत्थर की संरचनाएं अस्तित्व में हैं। यात्रियों द्वारा जो छोड़े गए विवरण हैं, उस समय के स्पंदन से पूर्ण जीवन के कुछ आयामों को पुनर्निर्मित करने में सहायता मिलता है, ठीक है। विजयनगर स्थल का मानचित्र देखिए, ये जो मानचित्र बना है चित्र 7.27 में है, ठीक है। इसको जरा देखिए कि कहाँ कादिरापुरम था, नगेनहतली है, अनंत सायनुपुरी है, हॉस्पेट है, कमलापुरम है। ये सब देखिए बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकल से ही इस क्षेत्र को चिन्हित किया गया है और पूरे विजयनगर साम्राज्य को चिन्हित किया गया है। ऊपर देखिए गंगावती है, जहाँ ईस्ट लिखा हुआ है, ई का सिंबल दिया हुआ है। चित्र 7.28 में भी आप देखिए। और सामान्य रूप से वह शहर का वर्णन विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर के रूप में करता है। अब इस बाजार में क्या क्या मिलता था? तो चावल, गेहूं, अनाज, भारतीय मकई और कुछ मात्रा में जौ तथा सेम, मूंग दालें, काला चना जैसे खाद्य पदार्थों से भरे रहते थे, और जो सभी सस्ते दामों पर और तथा अधिक मात्रा में उपलब्ध रहता था। फरनाओ नुनीज के अनुसार विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फलों, प्रचुर मात्रा मतलब पूरा भरपूर मात्रा में, ठीक है, बड़े पैमाने पर, ठीक है, अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में फलों, अंगूरों और संतरों, नींबू, अनार, कटहल तथा आम से भरे रहते थे और सभी बहुत सस्ते मिलते थे। बाजारों में मांस की भी बड़ी मात्रा में बिक्री होती थी। नूनीज उल्लेख करता है कि भेड़ बकरी का मांस का भी जगह था, ठीक है, सुअर, मृग मांस, तीतर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर और सभी प्रकार के पक्षी, सोच सकते हैं, चिड़िया, चूहे तथा बिल्लियाँ, चूहे को भी खाते थे, बिल्लियों को भी, और छिपकलियाँ 20 नग विजयनगर के बाजारों में बिकती थी। 20 नग मतलब विजयनगर। बाजार देखिए, पेश बाजार का एक सजीव विवरण देता है कि आगे जाने पर एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं, ठीक है। इस गली में कई व्यापारी रहते हैं और वहाँ आप सभी प्रकार के माणिक्य, हीरे और पन्ने और मोती, छोटे मोती और वस्त्र और पृथ्वी पर होने वाली
हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे वह मिल जाएगा। फिर शाम को आप एक मेला देख सकते हैं जहाँ से कई सामान्य घोड़े तथा टट्टू, कई तुरंज और नींबू और संतरे, अंगूर और उद्यान में उगने वाली हर प्रकार की वस्तुएं और लकड़ी मिलती है। इस गली में आप हर वस्तु पा सकते हैं। उत्तरों की खोज में प्रश्न। सुरक्षित भवन हमें उन तरीकों के विषय में बताते हैं कि जिनसे स्थानों को व्यवस्थित किया गया और उन्हें प्रयोग में लाया गया। वह हमें यह भी बताते हैं कि किन वस्तुओं और तकनीकों का प्रयोग किया गया और कैसे किया गया। हमने चर्चा किया है। किसी शहर की किलेबंदी के अध्ययन से हम उसकी प्रतिरक्षण की आवश्यकताएं और सामरिक तैयारी को समझ सकते हैं कि यदि हम उनकी अन्य स्थानों के भवनों की तुलना करें तो भवन हमें विचारों के फैलाव और उसके सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में बतलाता है। वे उन विचारों को जाहिर करते हैं जो निर्माणकर्ता या प्रश्रयदाता व्यक्त करना चाहते हैं। वे अक्सर ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण रहते हैं जो उनके सांस्कृतिक संदर्भ का परिणाम बतलाता है कि एक शासक किस रूप में अपने सामरिक रणनीति को बनाते होंगे, किस रूप में एक सामाजिक परिवेश का निर्माण करते होंगे और किस रूप में एक सांस्कृतिक झलक जनता के सामने रखते होंगे। ठीक है, वो अपने आप को देवता के तुल्य बताते हैं और इस रूप में जनता और प्रजा और शासक के बीच में किस तरह का संबंध रहता होगा। इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए हम जो स्रोत है, मुख्यतः मैं फिर से बता दूं, साहित्यिक स्रोत, अभिलेख और एक लोक प्रचलित परंपराओं से हम इसको इकट्ठा करते हैं और तब जानते हैं। कृष्णदेव राय परिदृश्य की कुछ समस्याओं को पुनः याद करने के लिए तमिलनाडु में चिदम्बरम के मंदिर के गोपुरम में रखी कृष्णदेव राय की इस सुंदर प्रतिमा को देखिए। ये बिल्कुल ही एक राजा कृष्णदेव राय की प्रतिमा है और इसको एक मंदिर के गोपुरम में रख दिया गया है। स्वाभाविक है कि शासक इसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता था। और पेश राजा का वर्णन कुछ इस प्रकार करता है कि मंझला कद, गोरा रंग और अच्छी काठी, कुछ मोटा, राजा के चेहरे पर चेचक के दाग हैं। चेचक के दाग भी हैं। स्थापत्य तत्वों के परीक्षण से हमें यह नहीं बताते कि सामान्य पुरुष, महिलाएं और बच्चे जो शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में रहते होंगे, जिनकी जनसंख्या, जिनकी आबादी बड़ी होगी, ठीक है, इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या सोचते थे। क्या उनकी शाही केंद्र तथा धार्मिक केंद्र के किसी भी भाग में पहुंच हो सकती थी? यानी शासक इन मंदिरों में जनता के लिए खुला रखे थे या नहीं रखे थे? क्या जनता के लिए ये मंदिर की दरवाजें खुली हुई थी या नहीं खुली हुई थी? ठीक है, ये सब हमें जानकारी नहीं मिल पाता है। क्या वे मूर्ति के सामने से तेजी से निकल जाते थे अथवा देखने के लिए रुकते भी थे, सोचते थे और उसके जटिल प्रतीक चित्रण को समझने का प्रयास भी करते थे? क्या वे लोग जिन्होंने इन विशाल निर्माण परियोजनाओं पर कार्य किया था, इन उद्यमों के विषय में क्या सोचते थे जिसके लिए उन्होंने अपना श्रम दान दिया होगा? ठीक है, हालांकि क्या निर्माण करना है, स्थान, कौन सा माल का प्रयोग करना है, किस शैली का अनुसरण करना है, ये सभी निर्णय शासक लेते थे। पर इतने विशाल उद्यमों के लिए आवश्यक विशिष्ट ज्ञान किसके पास था कि किस नक्काशी को किस रूप में ढालना है और किस मंदिर का निर्माण इस रूप में करना है? यह तो बिल्कुल एक तकनीकी का प्रमाण है। यह तो बिल्कुल ही एक नक्शे वाली सोच का प्रमाण है। तो भवनों के नक्शे को कौन बनाता था? राजगीर, पत्थर काटने वाले मूर्तिकार जो वास्तविक निर्माण कार्य करते थे। कौन थे? राजगीर। कहाँ से आते थे? क्या उन्हें युद्ध के दौरान पड़ोसी क्षेत्रों से बंदी बनाया जाता था? उन्हें किस प्रकार के वेतन मिलते थे और निर्माण गतिविधियों का निगरानी कौन करता था? निर्माण के लिए कच्चा माल कैसे लाना है, कहाँ से लाया जाता था? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम भवनों और उनके अवशेषों को देखने मात्र से नहीं दे सकते। संभवतः इसी के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है, और कुछ शोध करने की आवश्यकता है। ठीक है, यानी शोध बरकरार रखने होंगे, तभी इन सब प्रश्नों के उत्तर हम खोज पाएंगे।
काल रेखा महत्वपूर्ण राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन का दिखाया है कि लगभग 1200 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना पीरियड रहा है। तो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है, आपको याद रखने हैं। ईस्वी विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने किया था, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी, आपको याद रखने हैं। जौनपुर, कश्मीर और मदुरई में सल्तनत की स्थापना हुई थी। उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1435 ईस्वी में, आपको याद रखने हैं। गुजरात और मालवा के सल्तनतों की स्थापना 1400 से 1500 ईस्वी के बीच में हुई है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय, जो पुर्तगाली व्यापार करने के मकसद से आए थे और उन्होंने यहाँ के गोवा को बिल्कुल ही राजनीतिक सत्ता के रूप में हथिया लिया। तो 1510 ईस्वी में उन्होंने हमारे गोवा को कब्जा में कर लिया। बहमनी राज्य का विनाश, गोलकुंडा के सल्तनत का उद्भव हुआ। किसके विनाश होने पर? बहमनी राज्य के विनाश पर। तो आपको ये याद रखने हैं। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया 1526 ईस्वी में। इसका मतलब है मुगल साम्राज्य से पहले किसका शासन था? दिल्ली सल्तनत का। आपने देखा। काल रेखा 2 में देख लिए विजयनगर की खोज संरक्षण की मुख्य घटनाएं। 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा होती है, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा। 1856 में अलेक्जेंडर ग्रेनिलो ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के विस्तृत चित्र लिए। 1876 में पुरास्थल के मंदिरों के दीवारों के अभिलेखों का J.F. फ्लिट द्वारा प्रलेखन आरंभ हुआ। प्रलेखन मतलब लेखन के ऊपर जो लेखन आरंभ होता है, जो फिर से री राइटिंग करते हैं उसको समझने के लिए, ये काम। और 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के अंडर में, ठीक है, उनके नेतृत्व में संरक्षण का कार्य आरंभ हुआ। और 1986 ईस्वी में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया।